गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिनास। यानी प्रकृति में जो केमिकल रासायनिक घटनाएं होती हैं या फिर भौतिक घटनाएं, फिजिकल प्रोसेस होते हैं, उन सभी के अंदर जो मैटर अपनी अवस्थाओं को चेंज करता है, उन सभी की जो स्टडी हम करते हैं वो केमिस्ट्री के हिसाब से करते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं। तो हमारी आम लाइफ में हमने डिस्कस किया है कि जैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में हम केमिस्ट्री के बहुत सारे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, या फिर और बाकी जैसे हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन्स, जैसे कि खेतों में फसलें उगाते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम नहाने में, कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। कई बीमारियाँ कैसे दवाइयाँ हो गई हैं, उनमें हम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम लाइफ में केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ है। जैसे कि आप अपने घर में प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कपड़ों का प्रयोग करते हैं, ये भी रिलेटेड है केमिस्ट्री से। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री हमारी आम लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। तो आपने प्रकृति में देखा है कि इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, जिसे हम मैटर कहते हैं, हम बात करते हैं मैटर। मैटर क्या है? प्रकृति में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या फिर उसके पास मास है, स्थान भी घेरे और मास भी रखें, तो उसे हम मैटर कहेंगे। तो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड द मैटर। अब मैटर के ऊपर हम बात करें तो मैटर को क्लासिफाई कैसे करें। मैटर को हम दो रूपों में क्लासिफाई करते हैं, एक तो फिजिकल मेथड के अनुसार, एक केमिकल मेथड के अनुसार। तो चलो फिजिकल मेथड के हिसाब से हम देखते हैं। फिजिकल मेथड में जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट में हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हम स्टडी 3 में करेंगे। 3 स्टडी कौन कौन से करेंगे? हम यहाँ पर स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड, आपके आसपास की वस्तुओं को देखें जो ठोस है, सॉलिड है, जैसे कि लकड़ी हो गई है, मेटल हो गई है, तो जैसे कि चट्टानें हो गई हैं, दे आर द सॉलिड्स। आप इनमें देखेंगे इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं वो फिक्स पोजीशन रहती हैं। मतलब ये ना तो बह सकते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और इनका शेप फिक्स होता है। तो मतलब स्टेट ऑफ मैटर, ये वो मैटर की अवस्था होती है जिसके अंदर वॉल्यूम और उसका जो आकृति होता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। आगे हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड्स के बारे में हमने बात की है कि लिक्विड बह सकते हैं। जैसे कि हम पानी की बात करें लिक्विड में, तो ये बह सकते हैं। तो बहने की वजह से इनकी आकृति फिक्स नहीं है। दे डज नॉट हैव द फिक्स शेप बट हैव द फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि 1 लीटर पानी लें, आप उसे बाल्टी में डालें, चाहे आप जग में डालें, चाहे बोतल में डालें, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मगर उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो मतलब द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव द फिक्स वॉल्यूम बट डज नॉट हैव द फिक्स शेप। आगे हम बात करते हैं इसकी तीसरी अवस्था के बारे में, गैसेस। गैसेस के ऊपर बात करें तो गैसेस क्या है कि इनके पास ना तो फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। जैसे कि हम बात करें सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है, सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, अगर सिलेंडर से गैस को निकाल दिया जाए और कमरे में भर दिया जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो वहाँ पर वो कमरे की आकृति भी ले लेगी और उसका वॉल्यूम भी ले लेगी। तो मतलब यहाँ पर ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही यहाँ पर शेप फिक्स रही। तो गैस हुई द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव द फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। तो यहाँ पर ये तो हो गई है मैटर की 3 अवस्थाएं जो हमारे फिजिकल मेथड के अनुसार हम बांटते हैं।
अब मैटर की वो अवस्थाएं जहां पर हम इन्हें केमिकल मेथड के अनुसार हम बांटते हैं। तो केमिकल मेथड के अनुसार हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में हम बात करें, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में हम बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंटों में हम बात करें तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट हम उन्हें कहेंगे जहां पर एक बड़े सारे ग्रुप ऑफ एटम में एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट के अनुसार जैसे कि बात करें सोडियम मेटल, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आयरन मेटल। तो यहां पर सोडियम मेटल में देखिए तो सारे एटम सोडियम के मिलेंगे। तो जहां पर द ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन द सेम काइंड ऑफ द एटम आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। और कंपाउंड की ऊपर बात करें तो जहां पर दो या दो से ज़्यादा अलग प्रकार के हमारे पास एटम आते हैं हम उन्हें कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि HCl। HCl में आप देखेंगे एक हाइड्रोजन का एटम आया, एक क्लोरीन का एटम आया, दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ पर एक ही प्रकार के एटम नहीं है, दो अलग अलग प्रकार के एटम हैं। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि NaCl, अनदर एग्जाम्पल है Na2CO3। Na2CO3 में देखें दो सोडियम के एटम हुए, एक कार्बन का एटम हुआ और तीन ऑक्सीजन के एटम हुए। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के एटम रहे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड में देखें तो कार्बन, दो कार्बन के एटम हुए, तीन हाइड्रोजन और एक ये चार हाइड्रोजन के एटम, दो ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एटम ग्रुप में हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिक्सचर। अगला जाता है इम्प्योर में। इम्प्योर फॉर्म के अनुसार हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहें? मिक्सचर के बारे में हम बात करें कि ये एक दो अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं या एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ भी हो सकता है। ये आपस में मिले हुए होते हैं किसी निश्चित रेशो में या फिर अनिश्चित रेशो में। जैसे कि हम बात करें चीनी को पानी में मिला दें, चीनी को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो यहाँ से हमें मिक्सचर मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि एलॉय की बात करें तो एलॉय का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? एलॉय में दो अलग अलग मेटल को आपस में मिलाया जाता है या मेटल के साथ नॉन मेटल को मिलाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट विद ए कंपाउंड विच फाउंड इन द डिफरेंट रेशियोज। अब यहाँ पर मिक्सचर के बारे में बात करें तो मिक्सचर के टाइप के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर के टाइप, तो टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होगी? तो हम मिक्सचर को यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं होमोजीनियस और एक हम बांटते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो यहाँ पर हम फिर से इसके बारे में बात करते हैं। होमोजीनियस किसे कहेंगे? यानी जब दो केमिकल कंपाउंड को या फिर एलिमेंट को कंपाउंड के साथ अगर हम मिला दें तो उसके मिलने से हमें अलग अलग बाउंड्रियां ना दिखाई दे, मतलब अलग अलग फेज ना दिखाई दे। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि अगर हम नमक को पानी में मिला दें तो आप डिज़ोल्व होने के बाद आपको नमक के कण अलग नहीं दिखाई देंगे। अगर चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो चीनी के कण अलग से नहीं दिखाई देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, एक ही फेज बनाएंगे। तो जहाँ पर जिन मिक्सचर में एक ही फेज बनता है हम उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो जहाँ पर अगर हम किसी केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड को मिला देते हैं या एलिमेंट को मिला देते हैं तो अगर कुछ समय के पश्चात या फिर उसी दौरान हमें अलग फेज दिखाई दे, अलग अलग उनकी बाउंड्रियाँ दिखाई दे, लेयर दिखाई दे, तो हम उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि रेत को अगर हम पानी में मिला दें
रेत को पानी में आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे रेत के कण धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएंगे, हमें अलग से लेयर दिखाई देगी। तो ये कंडीशन क्या हुई? हेट्रोजीनियस कंडीशन। अगर हम दूध को देखें तो दूध एक समय तक तो हमें क्या दिखता है? होमोजीनियस दिखता है, मगर 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे दूध फट जाता है, बैठ जाता है। उसके दौरान उसके प्रोटीन है वो नीचे कोएगुलेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग लेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये किसके आया? दूध हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ? हेट्रोजीनियस कंडीशन का। दिखता होमोजीनियस की तरह, मगर एग्जाम्पल किसका है? हेट्रोजीनियस। ऐसे जो केसेस है जो दिखते होमोजीनियस की तरह है और होते हेट्रोजीनियस है, हम उन्हें कहते हैं कोलाइड्स पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल यानी मिल्क किस में आता है? कोलाइडल रेंज में आता है। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ऑयल को अगर हम वाटर में मिला दें, ऑयल को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो उस केस में हम बात करें कि ऑयल वाटर से ऊपर तैर रहा है, उस कंडीशन पे क्या होगा? अगर हम ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑयल को जब वाटर में मिलाया जाता है तो उस केस में क्या पाया जाता है कि ऑयल और वाटर अलग अलग लेयर में पाया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग लेयर बनी है, तो अलग अलग फेज बने हैं, अलग अलग फेज बने हैं, तो वहाँ कंडीशन कौन सी हुई? हेट्रोजीनियस कंडीशन हुई। तो ये हमारे पास मिक्सचर के टाइप हुए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में बात की। आगे बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या होता है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में हमने देखा कि जो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज क्या मिलेंगे? होमोजीनियस कंडीशन में मिलेंगे, और जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। और हमारे पास देखिए कंपाउंड के अंदर हम बात करें तो कंपाउंड जो होते हैं वो यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जिन एलिमेंटों से मिलकर बने हैं ना वो ये उनसे अलग प्रॉपर्टियों को शो करते हैं। मगर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये जिन एलिमेंट या जिन कंपाउंडों से मिलकर बने हैं ये उनकी प्रॉपर्टियों को दिखाते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टियों को लॉस नहीं करते हैं, वैसे ही गुण दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में मिला दें तो उस मिक्सचर का स्वाद मीठा होगा, जो चीनी का गुण है, और वह लिक्विड क्या होगा? लिक्विड स्टेट में उसका मिक्सचर मिलेगा तो जो कि पानी का गुण है, यानी यहाँ पर कुछ नया नहीं लॉस हुआ है। मगर अगर हम बात करें कंपाउंड की, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर हम आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएं तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, मगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिक्विड बनता है। तो मतलब कंपाउंड के जो फॉर्मेशन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने गुणों को खो दिया। ये हमारे पास इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम बात करें जैसे कि हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हम डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी मान लीजिए हमारे पास दी गई है 2.456, तो 2.456 यहां पर हम देखें ग्राम पर सेंटीमीटर की, इसके हिसाब से हमने मेजर किए ये। तो जितने इसके अंदर ये डिजिट आए हैं उन डिजिटों की जो संख्या है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो मेजरिंग में जो उसकी वैल्यू होती है उसके अंदर उसके अंकों की जो संख्या हुई हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अब इसके लिए निकालने के लिए रूल क्या है? इसके लिए हम बेसिक जो रूल अप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या का अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाल रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर जीरो स्टार्टिंग में आते हैं, अगर जीरो स्टार्टिंग में आते हैं तो हमने उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। बाकी जीरो कहीं भी आए हमने उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तो हमारे पास एग्जाम्पल है 0.0045। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें देखो जीरो स्टार्टिंग में आए हैं तो हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में तो केवल यही दो डिजिट रहेगी, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2 हुआ। एक ये डिजिट रही, एक ये डिजिट रही। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास हुआ 0.0705।
तो देखें हम स्टार्टिंग की तो 2 जीरो आई है, हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में इन्हें काउंट नहीं करेंगे तो किन्हें काउंट करेंगे? केवल इन 3 डिजिट को। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 3 हुआ। तो ये हमारा जीरो वाला रूल है, जीरो कब काउंट करनी है, कब नहीं काउंट करनी है। चलो आगे और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है 5.00 ये लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 1 2 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। यहां पर 3 डिजिट को हम काउंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। हमारा दूसरा रूल हम बात करते हैं कि अगर किसी भी संख्या के साथ में 10 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल टर्म आती है तो उसमें हमने कैसे लेना। जैसे कि मेरे पास संख्या है 3.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ये ले लिया मैंने। तो याद रखें 10 रेज़ टू पावर जो टर्म होती है हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, हम केवल इन 3 डिजिट को यहां पर लेंगे 1 2 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 10 रेज़ टू पावर माइनस में 18, इसे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 18। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1, एक ही डिजिट है यहां पर। तो इसलिए ये हमारा तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी 2 डिजिट को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, तो उनका जो रिजल्ट रहेगा उनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं 0.0456 प्लस में 0.25 और यहाँ पर ये डिजिट हो गई प्लस में 0.0026। तो इनका जो रिजल्ट आप निकालेंगे, इनका रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर में निकलेगा। तो याद रखें इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हुए? 3, इसमें कितने हुए? 2, इसमें कितने हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका जो रिजल्ट निकलना है वो कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर में निकलेगा। तो मतलब इसका आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकालना है हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 0.3758 इंटू में 4.26 इंटू में 3258 डिवाइडेड बाय 2.867। तो अब इस संख्या का जो रिजल्ट निकालना है हमें, तो उसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो पहले इस डिजिट को देखें, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3, इनके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4, इनके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4। तो लोवेस्ट क्या रहा? 3। तो मतलब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होगा उसका रिजल्ट हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है। तो इसका आंसर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये हमारे है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वे। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमने कैसे नोट करना है। मान लीजिए हमें कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें दे रखा है 256.08 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 8। तो किसी भी संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए एक संख्या के बाद डेसिमल लेना पड़ता है। तो यानी इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा 2.5608 इंटू, अब देखिए डेसिमल इधर आया है तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर में 2 और इंक्रीज करेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इस टर्म को इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या रही है 0.00325 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 11। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 3.25 इंटू में 10 रेज़ टू पावर, तो डेसिमल गया यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस का 14। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन।
तो इन तरीकों के तहत हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन दिखाते हैं। एक आता है कि हम यहाँ पर राउंड ऑफ फिगर में कैसे लिखते हैं। तो राउंड ऑफ फिगर में जैसे कि हमारे पास यही संख्या लगा लें, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आता है 1 2 3 4 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 5। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो उससे अगली संख्या है उसे हमने चेक करना है, अगर वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हमें उससे पहले वाली संख्या के अंदर 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये संख्या 5 से छोटी है तो हमें इसे नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए मैं 5.2.56 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 10 ये हमारा आंसर रहेगा। जैसे कि अगर ये संख्या इस प्रकार होती 2.5678 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 10 होता, तब हम क्या करते। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर लेके आना है। तो इस डिजिट को देखें, ये डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो क्या करें, जब इसे यहाँ ख़त्म करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ होगा 2.57 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 10। ये हमारे पास राउंड फिगर में आंसर रहेगा।